Hello students, this is Amit Arora from EcoVisioner. Today we'll be talking about very important part of your board examination in BST class 12th. That is the question based on और topics इसमें steps, process या procedure आया है board में around 15 to 20 marks somewhere related to these process and step questions. तो बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं एंड मोस्टली केस स्टडी फॉर्म में भी आता है. केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंट आता है चीज़ें प्रोसेस वाले क्वेश्चंस में. केस स्टडी में क्या क्या आता है इन द बोर्ड्स, दे गिव यू 2 steps already done in the case study and they'll be asking you the other 2 or 3 steps which are left, और दे विल बी आस्किंग यू कि ये कौन सा स्टेप ऑलरेडी हो गया, इसकी प्रिसीडिंग स्टेप कौन सा है या इसके सक्सीडिंग स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है. तो हमें बहुत ध्यान से स्टेप्स लर्न भी करने हैं और ये स्टेप्स समझने भी हैं. बिकॉज इफ केस स्टडी में वो स्टेप हमने पूरा स्टेप्स लर्न किया हुआ है, प्रोसेस लर्न किया हुआ है, पर केस स्टडी में वो 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी कंपनी में हो चुके हैं and हमें they ask us that which are the next 2 steps. So until and unless we are able to understand the first 2 steps which are already done in the company, हम वहाँ गलत दिखाएंगे और रैंडमली पूरा प्रोसेस लिख के आ जाएंगे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अच्छा, उसके अलावा अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्लानिंग, वट एवर, देन यू कैन ईजिली राइट द होल आंसर. But when it comes to a case study, I have seen in previous years that they have shown the steps already. The company is doing some steps and then the next 2 steps or the previous steps have been asked. So be very, very careful. So let us start with the process number 1. The process number 1 is planning. Planning process बहुत ही important रैंक किया जाता है when it comes to board examinations को बहुत हाई रखते हैं. तो देखिए कि 7 स्टेप्स हैं और एक आपको बड़ा, यू ऑल हैव टू फॉलो वन थिंग व्हेन यू राइट स्टेप्स, इट हैज़ टू बी इन द ऑर्डर. यू कैन नॉट पुट द 7 स्टेप इन द थर्ड एंड थर्ड टू 7th. नो, एक ऑर्डर फॉलो होता है जिसमें आप जब भी स्टेप्स के क्वेश्चन लिखते हैं वो आप ऑर्डर में ही लर्न करते हैं. यू कैन नॉट मिक्स अप ऑर्डर लाइक इन इम्पॉर्टेंस और फीचर क्वेश्चन, यू कैन नॉट. सो स्टेप्स हमेशा, प्रोसेस हमेशा एक ऑर्डर में ही होता है. जब हम प्लान करते हैं, यू ऑल आर अवेयर, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, द मेन फंक्शन है. अब उस मेन फंक्शन का जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप रहेगा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी कंपनी जो बनी होती है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए बनी होती है. सो पहले आप स्पेसिफिक गोल्स अपने टारगेट बनाइए, से 20% इंक्रीज इन सेल्स और से 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. और एक खास चीज, दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज, सबके लिए बनना होता है. एक और जो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने वर्ड्स यूज करने हैं. तो देन ये वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स, दे आर स्पेसिफिक, ये व्हाट दे वांट टू अचीव. तो ये आपको बहुत ध्यान देना है और हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होता है. सो दे आर क्लियर, दे आर एंड रिजल्ट. एक टर्म और यूज होती है, एंड रिजल्ट्स इज क्लियर, इट बिकम्स इजियर टू वर्क टुवर्ड्स द गोल. सेकेंड स्टेप आता है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जिसका मतलब होता है एजम्पशंस और फोरकास्ट. हर बिजनेस कुछ फोरकास्ट पे, हर ऑब्जेक्टिव कुछ फोरकास्ट पे हेल्प करता है. जिस बेसिस पे हम आगे चलते हैं, हम फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं कि अगर ये हुआ तो वो करेंगे. सो एक्यूरेट फोरकास्ट बहुत असेंशियल होती है एक सक्सेसफुल प्लान के लिए. फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रेमिसेस. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन. हम सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उस एजम्पशंस पे हम काम करना शुरू करते हैं. तो सेकंड स्टेप आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डेवलपिंग प्रेमिसेस. डेवलपिंग प्रेमिसेस यूजुअली मीन्स एजम्पशंस. एजम्पशंस के साथ हमें एक वर्ड याद रखना है, दे आर ऑल्सो फोरकास्ट, फ्यूचर फोरकास्ट. उसके बाद हम आते हैं, हर प्लान को अचीव करने के वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. तो लेट अस आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. आई वांट टू सेल इट थ्रू रिटेलर डायरेक्टली, और आई वांट टू सेल इट थ्रू अ होलसेलर, और आई वांट टू गो डायरेक्टली टू द कस्टमर्स. ये हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन डिफाइन कर दिए हमने, आइडेंटिफाई कर लिया एक्चुअली.
मे बी 3 और 4 देयर आर ऑल्टरनेटिव्स जिससे हम अपना गोल अचीव या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन फोर्थ इज जब आपने वो सारे ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनको तोलना पड़ता है कि कौन किसमें कैसे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं. ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर. सो वी नीड टू नो द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. और हम जो जिसमें हाई रिस्क है उसको हम पीछे कर देते हैं, जिसमें कम रिस्क है उसको आगे कर लेते हैं, हाई रिटर्न्स वाले को आगे रखते हैं, लो रिटर्न्स वाले को पीछे रखते हैं. So that way now this is a very important stage where alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences. Feasibility and अभी आपने इवेल्युएट ही किया है इनको, उसके बाद इवेल्युएट करते ही अपने बेस्ट वाले ऑल्टरनेटिव को आप क्या करते हैं, आप सिलेक्ट कर लेते हैं. आफ्टर सिलेक्शन यू इम्प्लीमेंट द प्लान. जब आप एक्शन में आते हैं, ये एक्शन है, मेन एक्शन ये है. एक्शन में आते हैं, यू बाय मशीनरी, आप प्लेस करते हो रॉ मटेरियल का ऑर्डर. ये सब किस में आता है, इम्प्लीमेंट द प्लान. एंड साथ साथ प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद साथ साथ हमें करना पड़ता है फॉलो अप एक्शन. ये मॉनिटरिंग स्टेज है. मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग, जो आप पढ़ोगे आगे जाके, विल बी स्टडिंग कंट्रोलिंग. सो फॉलो अप एक्शन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग. दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस. आपने ऑर्डर में याद करना है. लेट अस रिवाइज. सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, then setting the objectives in numerical terms like 20% sales, then develop some premises or assumptions. Let us forecast, then identify the alternatives to achieve these goals, evaluate these 3-4 alternatives for pros and cons, then select the best one, then go and implement the plan. And साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, we have to keep on following up. This is the first. सेकेंड वेरी वेरी इजी जो स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग. कंपनी ऑर्गेनाइज हो रही है, कंपनी को ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. उसमें पहला स्टेप बहुत इजी है, आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवाइड द वर्क. आपका जो काम है उसको अकेले तो हो नहीं पाएगा, सो इट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स. सो द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड. तो आपने काम आइडेंटिफाई किया और काम को डिवाइड कर दिया, सो दैट एक ही काम 2 लोग नहीं कर रहे हैं. एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज. इसमें क्या होता है, बर्डन डिवाइड हो जाता है और वर्क शेयर हो जाता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद सिमिलर वर्क करने वालों को, वंस दिस वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, जो आपने पहले कर लिया है, यू हैव टू ग्रुप सिमिलर. आपने सिमिलर नेचर, जो भी सिमिलर नेचर की जॉब होती है, तो यहाँ पे हम क्या एक कीवर्ड लेंगे अपना, सिमिलर नेचर जॉब्स. सिमिलर नेचर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर. इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन. आपने सुना भी हो कंपनीज में, सर आई एम फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट, सर आई एम फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट. तो पूरा डिपार्टमेंट सेल्स ही कर रहा होता है. उसके बाद उसी डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, वी असाइन डिफरेंट जॉब पोजिशंस and allocate work to various employees. So once departments have been formed, each of them is placed under one individual, जैसे मैनेजर होता है, and jobs are then allocated कि आप ऐसे करेंगे, you will be doing telecalling, you will be doing field sale, marketing, वो आप उसमें assignment of duties. And also in the end we have to establish the reporting relationship. काम allocate करना enough नहीं है. ईच इंडिविजुअल शुड नो कि उसने ऑर्डर्स कहाँ से लेने हैं, किसको रिपोर्ट करना है और किससे आपने क्या लेने हैं ऑर्डर्स. यू शुड नो. ये जो हायरार्की है, A to B, B to C, ये आपने C विल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम B, B विल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम A, वो आपने कर दी एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. तो लेट अस रिवाइज. वेरी इजी. काम को आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर सेम काम वालों को एक ही साथ डालते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. उसके अंदर उनको ड्यूटीज साइन करते हैं कि आप ये करेंगे, आप सेल्स में ये करेंगे, आप सेल्स में टाइपिंग करेंगे, आप ये. और चौथा आप बताएंगे कि आपने किससे ऑर्डर्स लेने हैं. दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. दिस वाज योर सेकंड प्रोसेस. आते हैं थर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस,
लोगों को नौकरी देना, नौकरी पे रखना, नौकरी पे रख के उनको ट्रेन करना। स्टाफिंग में सब कुछ आता है। पीपल थिंक स्टाफिंग इज ओनली हायरिंग पीपल। नो, स्टाफिंग इज नॉट हायरिंग पीपल। स्टाफिंग इज एवरीथिंग लिंक टू हायरिंग पीपल एंड ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्क, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। तो सबसे पहला स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टाफिंग इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भैया हमारा काम कितना है, हमारा काम कितना है, हाउ मच वर्क डू वी हैव, और वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग हाउ मेनी पीपल डू वी रिक्वायर। सो वी डू टू थिंग्स यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे वर्कलोड एनालिसिस करते हैं और साथ साथ वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं। कितना काम है उसी के अकॉर्डिंग हमें लोग चाहिए, और कितने लोग चाहिए किस डिपार्टमेंट में, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग तो नहीं है। तो ये दो वर्ड्स हमें याद रखने हैं इसके अंदर, वर्क लोड एनालिसिस ऑन दी वन हैंड एंड दी वर्क फोर्स एनालिसिस ऑन दी अदर। हल्का सा डिफरेंस अगर आप चाहें तो मैं आई एक्सप्लेन टू यू। वर्कलोड एनालिसिस वुड एनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब, कितने लोग चाहिए, एंड accomplishment of goal. Workforce analysis would reveal the number and types available, हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, और इनफैक्ट इसमें क्या हम अंडर स्टाफ तो नहीं है, और क्या हम ओवर स्टाफ तो नहीं है, या फिर ऑप्टिमली स्टाफ है। तो वर्कलोड एनालिसिस बताता है कितने लोग चाहिए, और वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि कितने लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद हम आगे और लोगों को हायर कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप, भर्ती करना इज नोन एज रिक्रूटमेंट। दैट डज नॉट मीन गिविंग द जॉब, जस्ट कॉलिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। देर आर टू सोर्सेज, बाहर से बुलाना है, एड से, ऑनलाइन से बाहर के लोगों, तो एक्सटर्नल सोर्सेज, और अगर अंदर से प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स करके करना है तो इंटरनल सोर्सेज। तो सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट। थर्ड इज सिलेक्शन। तो ये होता है असली स्टेप जहां पे हमें अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंट यहाँ पे होते हैं, रिक्रूटमेंट में अपॉइंट नहीं होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं कि रिक्रूटमेंट इज गिविंग जॉब्स। नो, रिक्रूटमेंट इज जस्ट कॉलिंग। देन वी हैव placement and orientation. Your first day, your first week on the job, you are placed, you are given a chair, you are given a post, that is known as placement. Whereas introducing the selected employees to other employees and familiarizing with the rules, familiarizing with the use is known as ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट तो सिर्फ क्या होता है कि हमने प्लेस कर दिया कि आपकी प्लेसमेंट हो गई, आज आपकी जॉब है ये, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, और पोस्ट इज नोन एज प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट जी हो गई, आप नौकरी पे आ गए। उसके बाद आपकी शुरू होती है साथ साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट विद ट्रेनिंग। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है और डेवलपमेंट होती है। डेवलपिंग की जगह हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है हमारी लॉन्ग टर्म करियर ओरिएंटेड। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज योर फिफ्थ स्टेप ऑफ स्टाफिंग। ये आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टाफिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, और साथ साथ कंटिन्यूएशन में 3 और स्टेप्स चलते हैं यहाँ पे। वो बहुत ईजी है, वो चलते रहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आपके अप्रेजल फॉर्म भरते जाते हैं, आपको चेक किया जाता है हाउ हाउ आर यू परफॉर्मिंग, दिस इज कीपिंग अ चेक ऑन यू कि हाउ बेटर। ये प्रमोशन टूल भी होता है एक, उसके प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया होता है। फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग साथ साथ चलती रहती है। गुड परफॉर्मेंस जिनकी रहती है, द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल आर प्रमोटेड एंड देयर करियर इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली विद द गोल्स ऑफ द कंपनी। और साथ साथ आपकी पैसे, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी कंपनसेशन, कितने पैसे देने हैं, कितने इंसेंटिव देने हैं, वो सब कंपनसेशन में आता है। मेन स्टेप्स तो 5 पहले स्टेप्स आपके हो गए। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग चाहिए वर्क के हिसाब से, उनको बुलाइए भर्ती के लिए। बेस्ट वंस को सिलेक्ट कीजिए, दैट इज सिलेक्शन। पुट देम ऑन द जॉब, दैट इज प्लेसमेंट। गेट देम फेमिलराइज विद द जॉब, ओरिएंटेशन, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। And 3 extra steps, keep on appraising their performance, and then plan their career and promote them if they are good, and also give their good salaries and उनका compensation। आते हैं अपने फोर्थ प्रोसेस पे, वेरी इजी। स्टाफिंग के अंदर ही एक चीज थी जिसका नाम है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का प्रोसेस एक अपना ही प्रोसेस होता है। सिलेक्शन इज स्टेप इन स्टाफिंग, जिसका अपना ही क्या है, अपना ही एक प्रोसेस है। तो बड़ा सिंपल, पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे जो नॉन क्वालिफाइड जो 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 चीज़ें, जो लोग ने ऐसे ही भर दिया है इंफॉर्मेशन, जो हमारी जॉब से मिसफिट हैं, जो अपीयर फॉर्म में आ रहा है पर हमने उसमें नहीं लिखा था हमारी ऐड में,
पर फिर भी लोगों ने अपने रिज्यूमे भेज दिए, तो वो मिसफिट कैंडिडेट्स को हम हटा देते हैं फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही, so that the time is not wasted. Unqualified and unfit job seekers are removed. That is called preliminary screening. फिर हम आते हैं सेकंड, जिनको बुलाना है उनमें उनको बुलाया जाता है फॉर सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हमारे पास 5 तरह के टेस्ट है, उसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, दैट इज पिटाई, PITAI। करते हैं बात वन बाय वन। सिलेक्शन टेस्ट, इट वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू द अदर। द P here stands for personality test। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये आदमी के इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी लेवल, वैल्यू सिस्टम और ओवरऑल पर्सनालिटी कि वो चैलेंज ले सकता है कि नहीं ले सकता, ऐसी कुछ चीज़ों का टेस्ट करते हैं, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। सो हेयर P stands for personality, I stands for intelligence टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो मेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ लेवल टेस्ट करता है कि उसकी एबिलिटी इस जॉब के लिए, जो इंटेलिजेंस है वो इस जॉब के लिए डिसीजन लेना और जजमेंट लेने के लिए रेडी है, या दिमाग उसका उतना है कि नहीं है, दैट इज इंटेलिजेंस, द IQ लेवल। देन वी कम टू द पिटाई का T इज अ ट्रेड टेस्ट जो उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को पहचानता है, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसकी योर एग्जिस्टिंग स्किल, your level of knowledge and proficiency in that area। If I'm called for teaching, the teaching test, if I'm called for teaching economics or business studies, तो क्या मुझे अपना सब्जेक्ट आता है, that will be my trade test, that is my trade test। A is aptitude, aptitude is individual's potential to learn new skills, कि क्या हम ये चीज़ लर्न कर सकते हैं, इससे पर्सन का फ्यूचर सक्सेस पता लगता है कि उसमें कितना एप्टीट्यूड है, कि वो, अगर हम एक बात करें स्पोर्ट्स की, तो क्रिकेट को पसंद करना इज डिफरेंट, दैट इज इंटरेस्ट, वेयर एज क्रिकेट खेल पाना इज द एप्टीट्यूड टू प्ले क्रिकेट। कितनी बार हम इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को डिफरेंट समझते नहीं है, सेम समझते हैं, पर दोनों डिफरेंट है। यू कैन हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूजिक बट यू माइट नॉट बी एबल टू सिंग, सो दैट इज योर इंटरेस्ट बट नॉट एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है जॉब के साथ। तो द फिफ्थ टेस्ट इज इंटरेस्ट एंड A stands for aptitude, तो शॉर्ट में यू कैन लर्न पिटाई एज द सिलेक्शन टेस्ट। देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है, इट्स अ कन्वर्सेशन, इवैल्यूएट द suitability for the job, the role of the interview to seek the information, and then interview has to supply the same. Though in present times the interview also sometimes is also asking again, यहाँ पे even the interviewee is asking questions about the company, therefore कि मेरा कितना स्कोप है यहाँ पे आगे। अगर ये हम स्टेज क्लियर करते हैं, थर्ड स्टेज, तो हम आते हैं अपनी फोर्थ स्टेज पे, दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम एंड एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, आपके पिछले काम में आपने कहाँ किया था, प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम देते हैं, नॉन पर्सन, टीचर, प्रोफेसर, यूजली प्रोफेसर टीचर्स का या अपनी पुरानी प्रिंसिपल के हम लोग रेफरेंस देते हैं आपका चेक करने के लिए। देन फिफ्थ इज द सिलेक्शन डिसीजन, वेयर द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड अमंग द कैंडिडेट्स। से 4 पीपल वर सिलेक्टेड, तो उनमें से नाउ द मैनेजर्स विल जनरली कंसिडर द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट शी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। तो वो सब बैठते हैं जिन्होंने सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आगे ये आदमी कैसे काम करेगा, क्योंकि दे हैव टू टेक अ फाइनल डिसीजन नाउ। दिस इज द मेन एक्शन वाली स्टेज आ जाती है। अब उसके बाद अगर आपने सिलेक्ट कर लिया उन 4 में से 2 को, देन यू स्टार्ट विद द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। द जॉब ऑफर से पहले हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, सो दैट ही इज़ फिट, ही इज़ बीन डिक्लेयर्ड फिट। तो फिर मिलता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर जनरली जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही, दिस लेटर कंटेन्स अ डेट विच अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, ही मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम। तो ये जॉब ऑफर दी जाती है जिसमें सारे पिछले हर्डल्स उसने पास कर लिए हैं। इट इज़ जस्ट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ही कैन साइन एंड
that becomes a contract. The last stage also comes 8 steps कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, सैलरी डिटेल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम चेक करके एक कॉपी कंपनी के पास और एक कॉपी आपके पास रहती है. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेट अस रिवाइज. You start with the when forms have come, you do preliminary screening and reject those forms जो नहीं है काम के. Then you call people for tests. There are 5 tests: personality, intelligence, trade, aptitude and interest. Then we take an interview. Then we go for reference and background checks of the person कि वो किसी जगह ठीक जगह से काम करके आया है या उनका कैरेक्टर या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है बाय द मेन पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन. Then if it's done, then medical examination is asked for. He has to be medically fit. Then job offer and contract of employment is signed. आते हैं अपने फिफ्थ बुक 1 का लास्ट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. उसमें है कंट्रोलिंग. ये प्लानिंग का साथी है, प्लानिंग के साथ चलता है कंट्रोलिंग. सो व्हेन वी आर कंट्रोलिंग एनीथिंग, फर्स्ट वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू एस्टैब्लिश सम स्टैंडर्ड्स. हमें स्टैंडर्ड पहले बनाने पड़ते हैं कंट्रोलिंग में. तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाइए. ये क्राइटेरिया है अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी. ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट किया जाता है. Standards set in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, product units to be produced. These are quantitative standards. और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, गुडविल इंप्रूव करनी है, मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाना है, ये सब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं. इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे कर बढ़ानी है, दीज आर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. सो सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड द फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. So when you have set the standard, let us measure our performance through personal observations, sample checking and performance reports. हम चेक करते हैं इससे, ठीक है. उसको चेक करने के बाद एकदम से हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाता है. We compare the actual performance with the standards. और ये कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है when the standards are set in quantitative terms. जैसे कि आपने कहा कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, स्टैंडर्ड है भाई आज 8 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ, सिर्फ 6 यूनिट प्रोड्यूस हुए. तो इजी डिविएशंस आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 2. तो जब स्टैंडर्ड सेट होते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो इजीली वो स्टैंडर्ड्स हम कंपेयर कर सकते हैं. उसके बाद वी स्टार्ट विद द फोर्थ स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग डिविएशंस. अब हम कितने डिविएटेड हैं हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड. एनालाइजिंग डिविएशंस में हमारे पास 2 तरह से डिविएशंस के बारे में हम बात करते हैं. which should be 2 things. We have to be very careful about critical point control and management by exception. critical point control का मतलब बड़ा इजी है कि अगर 2 जगह डिविएशंस हैं जहाँ पे एक नॉन कोर एक्टिविटी है और एक कोर सेक्टर है जहाँ पे हमारे कोर एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, 10% से आपके चार्जेस बढ़ गए हैं कोरियर के, कि आपके 2% से लेबर, आपका ध्यान ज़्यादा किस डिविएशन पे होना चाहिए, लेबर की तरफ. सो एनालाइजिंग डिविएशन में अंदर एक की रिजल्टिंग एरियाज करके टॉपिक है, वेयर द बिजनेस शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन की रिजल्टिंग एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट जो कंपनी के लिए क्रिटिकल हैं, दे आर KRAs. And also management by exception. That means when you try to control everything, you will end up controlling nothing. So while analyzing deviation, you should also consider one thing, that it has to be controlled by exception. तो जब आपने कहा कि प्लान्स में लिखा हुआ था कि 2% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट इज एक्सेप्टेबल, तो जब वो 2% क्रॉस करे और आपके जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे बहुत बियॉन्ड चले जाए, then only you have to react, not before that. So don't keep on reacting at every small deviation. So जब वो beyond limit जाए तो we have to react. So controlling का fourth step ये आता है हमारे पास, analyzing deviations, how much diverted, how much deviated we are from the actual goal, actual standards, and then we will take corrective action. Corrective action can involve training of employees in the production. जब तक वो विद इन लिमिटेड है तो रेंज तो चलता है, जब वो जाए बियॉन्ड तो हमें क्या करना है, वी टेक करेक्टिव एक्शन. इट कैन बी इट इज इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व असाइनिंग एडिशनल वर्कर्स,
एकदम से करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। अगर हमारा प्लान कुछ ज़्यादा ही ओवर वो था तो उसे हम नीचे कर सकते हैं। तो दीज आर करेक्टिव actions which we can take. Like if there is defective machinery, we can get it repaired. If there is obsolete machinery, we can take technological upgradation. If it's a defective process, we can modify or change the existing process. And if the physical conditions are not good, then we have to improve that. So we can take corrective action and bring them on the track. So let us revise कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। फर्स्ट वी हैव एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट जिसके हमें परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। Then second, we have to measure the performance. Third, we compare the standard with the performance. And then we also analyze deviations. उसमें दो points आते हैं। एक आता है KRAs, that is key resulting areas, or you can say critical point control, and MBE, that is management by exception. And lastly, we have to take the corrective action. Last question on the process or steps or trading procedure. जब हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है या ट्रेड करना है शेयर्स में, तो हमें क्या क्या स्टेप्स कंसिडर करने चाहिए। जब हम क्या क्या स्टेप्स हम लर्न करेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडीड फ्रॉम बुक 2। सो फर्स्ट स्टेप विल बी वी कैन नॉट डू इट लाइक दैट। वी हैव टू सिलेक्ट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हो। हमें उसे ढूंढना है पहले और उसको अप्रोच करना है with certain details he will be asking you. PAN number is mandatory, date of birth and address, education qualification and occupation, residential status, are you an Indian resident or an NRI, bank deposit details, depository account details and so on. फिर आपका खुलता है बेटा, इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट बिकॉज विदाउट डीमैट अकाउंट यू कैन नॉट ट्रेड इन शेयर्स एंड ऑलमोस्ट बैंक अकाउंट सबके खुले होते हैं। Then the third step is placing of the order, where you place the order with the broker to buy or sell shares, usually buy. Clear instructions have to be given about the number of shares and the price at which the share should be bought or sold. Then the execution of the order take place, where the broker will online and connect to the main stock exchange and match the shares and best price available. When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आ जाती है, इन्वेस्टर को मिल जाती है कि विद इन 24 आवर्स आपका दिस नोट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट और सोल्ड, द प्राइस एंड डेट एंड टाइम ऑफ द डील एंड ब्रोकरेज चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आते हैं हम आफ्टर इशुएंस ऑफ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है। उसके बाद सेटलमेंट के अंदर हमारे पास सेटलमेंट के अंदर इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड टू और पे कैश फॉर द शेयर्स ब्रॉट। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे। So this will be a pay-in day first, and cash is paid or securities are delivered on pay-in day. पहला pay-in day, which is therefore before the T+2 day, as the deal has to be settled down and finalized on the T2 day. So उसके बाद जब the exchange will deliver the share or make payment to the other broker, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। जब पैसे ब्रोकर के पास पहुंच जाएंगे और शेयर इसके ब्रोकर पर पहुंच जाएंगे, दैट इज पे आउट डे एंड इन द एंड द शेयर्स आर डिलीवर्ड। सो ये स्टेप्स हैं, बड़े इजी स्टेप्स हैं। स्टार्टिंग में आप ब्रोकर को ढूंढिए, डीमैट अकाउंट खोल के बैंक अकाउंट खोलिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और सारा ये एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट वाला मेन ये है। और यहाँ पे पैसे जा रहे हैं और शेयर्स आ रहे हैं एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर, एंड देन फाइनल सेटलमेंट आके यहाँ पे डिलीवरी ऑफ शेयर्स इनटू द वन अकाउंट एंड द मनी टू द अदर। इसमें हमने कितने दिन लगाए, द ट्रेडिंग डे प्लस 2 days, T+2। So these are the 6 main process based questions and which all the students have to do very learn properly. ये आपके 15 to 20 marks assure करते हैं आपके, if you do it thoroughly and understand and learn, it will be 15 to 20 marks in boards. And be very careful, पूरे steps लिख के नहीं आने। जब वो when they ask which is the step already done, तो वो वाला step लिख के आना है और which is yet to be done वो लिख के आना है।